अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी घटना है उसके प्रोबेबिलिटी अनिश्चितता का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमने देखा है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरेस्टेड है घटना ए में, इवेंट ए में, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कोई इवेंट बी ऑलरेडी घट चुका है। तो ये जो नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो हमारा जो P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या ए के घटने का जो ए के घटने की संभाव्यता का जो मान है, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड। हम ये कुछ ही समय में पूरा कॉन्क्रीट डेफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि इवेंट बी घट चुका है, तो उसका प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसके ऊपर क्या कुछ असर होता है, अगर होता है तो किस तरह का होता है और क्यों होता है, और ये सब देखेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण अगर ले तो समझ लीजिए कि दिल्ली में फरवरी में बारिश होने की क्या संभावना है। 15 फरवरी हम एक आर्बिट्ररी तारीख ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन दिल्ली ऑन 15 फरवरी। तो अगर पूरा 100 साल का हम रिकॉर्ड देख लें, तो हम देखेंगे कि फरवरी में बारिश तो होती है दिल्ली में, ज़्यादा नहीं होती है, तो पॉजिटिव है कुछ चांस, उसका कोई अनुमान होगा, प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं, कोई एक नंबर है पुराने रिकॉर्डों से जो हमें मिल सकता है। लेकिन अब आज 15 फरवरी है, और आज मैंने देखा कि बाहर दिल्ली में बादल मंडरा रहे, काले घने बादल मंडरा रहे हैं। तो बी जो इवेंट है, गिवन मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, डार्क क्लाउड्स इन दिल्ली ऑन 15 फरवरी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बारिश होने की जो संभावना है वो बढ़ेगी। तो हमारे ये, अगर हर साल 15 फरवरी को देखेंगे, तो विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन के बिना हमारे पास एक अनुमान है कि चांस क्या है इस दिन दिल्ली में बारिश होना। लेकिन किसी एक साल में 15 फरवरी को बाहर अगर घने काले बादल मंडरा रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन हमें प्रवृत्त करता है कि हम हमारा जो इनिशियल अनुमान था प्रोबेबिलिटी का, उसको हम रिवाइज कर ले। निश्चित तौर पे इस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी का अनुमान है वो ज्यादा बढ़ेगा, ऑलमोस्ट सर्टन कह सकते हैं होगा कि अगर काले घने बादल है तो बारिश होने की चांस बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीज है उसको हम एक मैथमेटिकल तौर पे डिफाइन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। समझ लीजिए एक फैक्ट्री में दो अलग अलग असेंबली लाइंस हैं, दो अलग अलग मशीनें हैं। और दोनों मशीनों से एक सिमिलर घटक असेंबल हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है।
ये शायद बड़ा घटक है, तो असेंबली लाइन 1 से A1 से मान लीजिए कि एक दिन में 8 कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं, और असेंबली लाइन 2 से जो शायद नई मशीन है 10 कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हुए। A1 असेंबली लाइन से जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो पुरानी मशीन है, उसमें डिफेक्टिव ज्यादा आते हैं, तो शायद उस दिन 2 डिफेक्टिव और 6 नॉट डिफेक्टिव आइटम्स या कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और जो नई मशीन है उसमें से 10 में से केवल एक कंपोनेंट डिफेक्टिव है और 9 नॉट डिफेक्टिव है। अगर कोई तो पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसको एक टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाकर लिख देता हूं। हमारे पास 2 असेंबली लाइंस है A1 A2, और हर असेंबली लाइन से या तो डिफेक्टिव कंपोनेंट आएगा या नॉट डिफेक्टिव कंपोनेंट आएगा। तो A1 में से जो कंपोनेंट्स आए हैं उसमें से 2 डिफेक्टिव और 6 नॉट डिफेक्टिव है, और A2 में से है 1 और 9। तो टोटल कंपोनेंट्स A में से A1 में से आए हैं 8 कंपोनेंट्स, ये टोटल है, और ये यहाँ पे भी हम टोटल लिख सकते हैं। A2 से बने हैं 10 कंपोनेंट्स, और ये जो 18 कंपोनेंट्स है उसमें से 3 है डिफेक्टिव और 15 है नॉट डिफेक्टिव। तो ये 18 में से कोई एक रैंडमली 18 में से कोई एक कंपोनेंट हम चूज कर ले, चयन कर ले, और उसको टेस्ट कर ले। तो उसकी क्या चांस है कि वो जो चयन किया हुआ कंपोनेंट है, घटक है, वो असेंबली लाइन A1 से बना हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी that the chosen component is from A1, assembly line A1, तो हम जो इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। हम 18 में से कितने अलग अलग कंपोनेंट्स हैं? 18, और उसमें से हम एक एक कंपोनेंट कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/18, 1 बाय कैपिटल N, जहां कैपिटल N इज इक्वल टू 18। और क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इस प्रोबेबिलिटी को जांचने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 18 में से कितने कंपोनेंट A1 असेंबली लाइन से आए हुए हैं। क्योंकि उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट उठा लिया तो ये पर्टिकुलर घटना घटेगी। तो ये 8 कंपोनेंट्स है जो असेंबली लाइन A1 से आते हैं, और तो ये प्रोबेबिलिटी बनी 8 डिवाइडेड बाय 18, विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या 0.44। लेकिन अगर ओके, ये टेबल में अभी भी रखता हूं क्योंकि ये पूरा जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो टेबुलर फॉर्म में संक्षिप्त रूप में पूरी की पूरी आ गई है। अगर हमने देखा कि ये जो कंपोनेंट चूज किया है, सपोज द चोजन कंपोनेंट is defective,
तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई जो शुरू में नहीं थी, कि हमने चूज तो कर लिया है और ये जो चूज किया हुआ घटक है वो डिफेक्टिव है। तो क्या चांस है कि वो घटक असेंबली लाइन A1 से आया है? तो so D be the event, D be this event, be the event that the chosen component is defective. Now defective component है तो टोटल कितने डिफेक्टिव कंपोनेंट थे हमारे साथ पास? ये टेबल में देखेंगे तो ये डी का कॉलम टोटल है 3। तो मोटा मोटी तौर पे अगर हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो ये 3 में से 3 डिफेक्टिव कंपोनेंट है, तो उसमें से कोई भी एक चूज किया होगा हमने। तो कितने कंपोनेंट चूज करने पे हमारे पास A1 वाले कंपोनेंट आ जाएंगे? 2 में से कोई भी एक। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, फिर एक बार मैं ये एक नया नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, हमें कैलकुलेट तो करनी है प्रोबेबिलिटी की जो घटक चूज किया है वो असेंबली लाइन A1 से आया है, लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है कि वो डिफेक्टिव कंपोनेंट है, उसके मद्देनजर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है। तो ये नोटेशन है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन D। फिर एक बार मैं थोड़ी देर में इसको हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन वही इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी ऊपर किया है 8/18 जैसे कि हमने लाया था, तो अब होगा वो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है 3, और उन 3 में से 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि जो A1 से आए हैं। तो इसका आंसर होगा 2/3। वो निश्चित तौर से हमारी जो शुरुआती अनुमान था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का, उससे अलग है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है उसका इस्तेमाल करने पर हमारे प्रोबेबिलिटी के अनुमान रिवाइज हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा फिर एक बार मैं वेन डायग्राम का यूज करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास जो मेन इंटरेस्ट इवेंट है, ये तो हमारी रेक्टेंगल हो गई ओमेगा। हमारे पास ए इवेंट है जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें ये अब तो ए इवेंट में हम P ऑफ A निकाल सकते हैं। तो P ऑफ A अगर ये एरिया के हिसाब से देखेंगे तो A का एरिया निकालेंगे, जो सर्कल है उसका एरिया, और ओमेगा रेक्टेंगल उसका एरिया। तो कैसे होता है, एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओमेगा। वेन डायग्राम के जो द यूज जो हम करते हैं उसी तरह से, क्योंकि ये एरिया हमें सब ऐसी चीज है जो हम बार बार यूज कर चुके हैं, तो वही आइडियाज प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। दो प्रोबेबिलिटीज नॉट एरिया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि इवेंट डी घट चुका है। ये जो लाल सर्कल है तो ये घट चुका है, तो हमारा जो आउटकम है वो ऑलरेडी ये लाल सर्कल के अंदर है। पहले शुरुआत में हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब हमारा परिणाम आउटकम इस रेक्टेंगल ओमेगा में कहीं भी हो सकता था, और हमने उसमें से देखना था कि क्या ये ओमेगा, ये आउटकम सर्कल ए में है कि नहीं। लेकिन अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो हमारा जो परिणाम है वो ऑलरेडी ये रेड सर्कल के अंदर है। तब हमारा क्वेश्चन अब
वही क्वेश्चन है कि ये परिणाम क्या ए के अंदर भी है? तो जो हमारा शुरुआती एक पूरा पटल था, ओमेगा था, जहां जहां से कहीं से भी परिणाम आ सकता था, वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा नया जो सॉर्ट ऑफ एरिया है जहां से परिणाम है वो रेड सर्कल है, और उसमें से ए में कब होगा परिणाम? जब ये ए और ये काले और लाल सर्कल के दोनों के अंदर होगा। शुरुआती जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था वो हम किसी तरह से जांच कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं क्या हमारा परिणाम ए और बी, या अगर लाल सर्कल को हम इवेंट बी मान ले, तो क्या ये ए और बी दोनों के अंदर है, इंटरसेक्शन में अब मौजूद है, और उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं पी ऑफ बी को डिवाइड करके। सो ये हमारा नया अनुमान हो जाता है। सो अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालने वाले हैं यहाँ पे, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं है, क्योंकि हम ऊपर अगर देखेंगे हम पी ऑफ बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम शून्य से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें ये कंडीशन डालनी जरूरी है कि पी ऑफ बी शून्य नहीं है, उसका मतलब पी ऑफ बी शून्य से ज्यादा है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of A given B has occurred is defined by, उसका नोटेशन जैसे पहले मैंने लिखा था, उसका नोटेशन होता है ए एक वर्टिकल लाइन बी, सो और बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और उसका डेफिनेशन है, हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, लेकिन हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक बार फिर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक कैमरा शॉप में जो भी कस्टमर आते हैं और जो डिजिटल कैमरा खरीदते हैं, सो उसमें से 60% लोग कैमरा जो 60% बायर्स जो कैमरा खरीदते हैं, वो कैमरा के साथ साथ एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी खरीदते हैं। जो ऑप्शनल रहता है वो मेमोरी कार्ड भी खरीदते हैं। और 40% लोग और बायर्स उसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी खरीदते हैं, शायद वो ज्यादा घूमने जाते हैं तो उनको बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी वो रखते हैं। और 30% बायर्स परचेज बोथ।
इस तरह का उदाहरण हमने पहले भी देखा है। अब हम लेकिन अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फिर एक बार जैसे ऐसे कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब क्या है, हम कुछ इवेंट्स, घटनाएं डिफाइन करेंगे। तो let A be the event that a randomly chosen buyer also purchases memory card. B be the event that the randomly chosen buyer also purchases battery, extra battery. तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? Probability of A is 0.6, probability of B is 0.4 और probability of A intersection B is 0.3. अब हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, given that a randomly chosen buyer purchased an extra battery, what is the probability that the memory card was also purchased? तो ये गिवन दैट शब्द आ गया है, तो ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये हम पहचान सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन, शुरुआती इंफॉर्मेशन तो ऊपर लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमारे पास अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको हम इस्तेमाल करके, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हमारा जो अनुमान है प्रोबेबिलिटीज का, वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि रैंडमली चोजन बायर हैज परचेज्ड एक्स्ट्रा बैटरी। तो हमें बताया गया है कि इवेंट बी ऑलरेडी घट चुका है और इस बार हमें पता करना है कि इवेंट ए घटने का क्या चांस है। तो हमारे पास अगर हम ये सिंबल्स यूज करके लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ध्यान दीजिए, द इवेंट बी वाज द इवेंट दैट एक्स्ट्रा बैटरी वाज परचेज, वो हमें दिया गया है। और इस बार इसमें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B. तो इस दोनों मान हमें पता है, न्यूमरेटर में है 0.3 और डिनोमिनेटर में है 0.4, तो उसका आंसर हो गया 0.75। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी जो शुरुआती हमारा प्रोबेबिलिटी का अनुमान था ए के लिए 0.6, वो चेंज होके अब 0.75 हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमें, मतलब ऐसे एग्जांपल्स में भी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स हम कई और सवाल पूछ सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन बी, गिवन, ये मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये होगा। गिवन दैट एक्स्ट्रा memory card was purchased
what is the probability that battery was also purchased? तो इसमें हमारा ये अलग क्वेश्चन है ए से। तो इसमें हमें दिया गया है कि जो एक रैंडम बायर हमने चूज किया है उसका उसके लिए इवेंट ए घटा है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें जांचनी है। सो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो फिर एक बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो सेम ही है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए हम किस ऑर्डर में इवेंट्स को लिखते हैं वो मायने नहीं रखता है, सेम ही होता है। और हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी जो ऑलरेडी घट चुका है, यहाँ पे P ऑफ ए। तो फिर एक बार हम अगर जो हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यूज है, मान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.6, तो इसका आंसर है 0.5। गिवन दैट, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं सिंबल्स में क्वेश्चन पूछता हूं। गिवन दैट रैंडमली चोजन कस्टमर had also purchased the extra battery, that is given that event B had occurred, what is the conditional probability of A complement having occurred? पहले तो हमने देख लिया था कि वो probability of A complement और probability of A के बीच में जो संबंध है, probability of A complement is 1 minus probability of A। क्या उसी तरह का यहाँ पे संबंध है? हम देखते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको डायरेक्ट डेफिनेशन से इसकी वैल्यू निकाले। तो डेफिनेशन क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट गिवन अनदर इवेंट बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इस बार हमें निकालनी पड़ेगी। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, नोट, आप इसके लिए चाहिए तो अलग से वेन डायग्राम निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनका अगर यूनियन ले ले तो ये क्या होगा, ये होगा बी। ये जो पहला इवेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, उसमें वो सभी परिणाम है वो जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी में वो परिणाम है जो बी में है और ए में भी है। तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो उसमें सभी परिणाम आएंगे जो बी में है, एक में, मतलब कोई भी परिणाम बी वाला कोई भी परिणाम ले ले, वो या तो ए में है या ए में नहीं है, यानी या तो वो ए में है या ए कॉम्प्लीमेंट पे है। तो दोनों को मिला के इसका ये हमें सेट थ्योरेटिक इक्वालिटी आ जाती है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो इवेंट्स है जिसका हमने यूनियन लिया है, वो उनका इंटरसेक्शन रिक्त है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्टेड विथ ए इंटरसेक्शन बी, ये रिक्त है। क्यों? क्योंकि पहले इवेंट में जो परिणाम है वो जो ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी में भी है, और दूसरे में है जो ए में भी है बी में भी है। लेकिन फिर एक बार ध्यान दीजिए, जो परिणाम ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं हो सकते, और जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो हम फाइनाइट एडिटिविटी यूज करके हमें
क्या मिलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हमें जो ये पार्ट सी में जो क्वेश्चन है वो पता करने के लिए we have to find probability of A complement intersection B. Therefore, probability of A complement intersection B is probability of B minus probability of A intersection B. जो इस एग्जाम्पल में probability of B दिया गया है is 0.4 और probability of A intersection B is 0.3, तो ये है 0.1। और फाइनली probability of A complement given B, conditional probability of A complement given B is probability of A complement intersection B जो हमने अभी तय किया है divided by probability of B, so this is 0.1 divided by 0.4 या 0.25। इसी तरह से हम अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये अगर देख लेंगे, हमने ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाला था जिसका मान था 0.75 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का है 0.25, तो उसका सम तो 1 आता है। क्या एक कोइंसिडेंस है या ये हमेशा होगा? तो हम देखेंगे, ये वाला जो लाइन है स्टेटमेंट है, इन जनरल हम देखते हैं कोई भी दो इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ में ये जो इक्वालिटी है वो किसी भी दो इवेंट्स के लिए हमेशा सही रहेगी। कोई भी दो इवेंट्स ए बी, सिर्फ इस उदाहरण में नहीं, किसी भी उदाहरण में कोई भी दो इवेंट्स अगर ले ए और बी तो ये इक्वालिटी हमेशा रहेगी। और अगर हम ये जो तीन टर्म्स है हर एक को एक नॉन जीरो नंबर पी ऑफ बी से डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी बनी रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेशन के मद्देनजर हमने तो सिर्फ लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, और राइट हैंड साइड में आता है 1 माइनस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो जो उदाहरण में हमने देखा कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी को हम ऐड करेंगे तो उसका जोड़ एक आएगा, वो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, वो हमेशा ही सही होगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं। सो फाइनली इस एग्जांपल में और एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए क्या है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं इट विल बी 1 माइनस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए। और ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए तो हमने पार्ट बी में उसको निकाला था, वो था वो उसका मान था 0.5, तो इसका आंसर भी आएगा 0.5। आगे जाने से पहले एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैं कर लेता हूं यहाँ पे। वो ये है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है उसको अगर हम थोड़ा उसमें टर्म्स रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इक्वालिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और इसमें
आ, ये भी, इसको हम ए और बी का रोल्स इंटरचेंज करने के बाद ये इक्वालिटी भी में आएगी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने देख ली है। हमेशा क्या होता है, हमने पहले वाला जो एग्जांपल देखा उसमें हमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी वगैरह की प्रोबेबिलिटीज दी गई थी, लेकिन काफी एग्जांपल्स में, जैसे कि अगले एग्जांपल में हम देखेंगे, ये जो इवेंट्स है वो उसमें एक समय टाइम कंपोनेंट रहता है, वो एक के बाद एक घटते जाते हैं। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं और हम यूज करेंगे जो इक्वालिटी हमने अभी देखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज कैन बी फाउंड इन दिस मैनर। इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी थियरी में ये इस तरह के एग्जाम्पल काफी आते हैं। हमारे पास एक अर्न है, कलश है या बर्तन है मान ले, उसमें कुछ गोले, कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। किस तरह के बॉल्स हैं, समझ लीजिए यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है। सो टोटल 11 बॉल इस अर्न में है और हम अपने आंखों पे पट्टी बांधेंगे और उसको वो सभी जो 11 बॉल्स है उसको पूरी तरह से मिक्स करेंगे और एक बॉल हम रैंडमली उसमें से चयन करेंगे और उसका कलर नोट कर लेंगे। ओके, सो one ball is drawn at random. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड है। ये इस तरह के उदाहरण पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में ढाल देते हैं। उसका मतलब क्या है, हम कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं। तो बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन is black and R be the event that the ball drawn is red. ऑफ कोर्स R और B एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, या तो ब्लैक आएगी या रेड आएगी, लेकिन इस तरह के एग्जांपल्स में जैसे H और T में हम अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी अलग अलग सिंबल यूज करेंगे बी और रेड, क्योंकि ये इसका जनरलाइज करके हम 3 कलर वाला अर्न चूज कर सकते हैं, 5 कलर वाला और वगैरह वगैरह। तो चूंकि हम रैंडमली बॉल चयन करने वाले हैं, तो 11 में से कोई भी एक बॉल हम चूज कर सकते हैं। तो इक्वली लाइकली सिचुएशन आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ outcomes in the event B divided by total number of outcomes. तो number of outcomes in the event B is 5। वो 5 बॉल्स में से कोई भी एक गोला अगर हम उठा ले तो वो इवेंट B घटेगा। तो वो न्यूमरेटर में है 5, डिनोमिनेटर में है 11। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ R, मतलब जो बॉल हमने चूज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 6/11। और देख सकते हैं कि उसको अगर जोड़ ले तो हमें एक उसके सम होगा 1 एज इट शुड बी। अब हम एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम ये तो आ गया, ये तो प्रिलिमिनरी एनालिसिस हमारा हो गया है। हमारा नया जो एक्सपेरिमेंट है वो अलग है। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि
two balls are drawn one after another, but after the first ball is drawn, it is removed. मतलब क्या हुआ, जब हम पहला गोला निकालेंगे, पहला बॉल निकालेंगे, उसका हम कलर ऑब्वियसली नोट कर लेंगे, वो फिर से अर्न में नहीं रखेंगे, वो अर्न के बाहर रख देंगे और उसके बाद दूसरा बॉल निकालेंगे। अब एक बॉल अगर अर्न से बाहर हो गया तो पहले जो 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स थे, 11 बॉल्स थे, उसमें ऑलरेडी एक बॉल की संख्या घट गई है। अब उसमें 10 ही बॉल्स बचे हैं और उस 10 बॉल में से और एक बॉल फिर से उठाएंगे। तो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि जो दूसरा बॉल है वो रेड होने की क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि हम 2 बॉल ड्रॉ करने वाले हैं और हर ड्रॉ में या तो बॉल रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। हम थोड़ा सा नोटेशन अलग कर लेते हैं, अभी तक जो यूज नहीं किया है उस तरह का नोटेशन करते हैं। सो लेट B1 be the event that the first ball drawn is black. Similarly, R1 be the event that the first ball drawn is red. पहले ड्रॉ में या तो ब्लैक होगा या रेड होगा। B2 or R2 similarly are the events that the second ball is black or red. ओके तो शुरुआती तौर पे मैंने बोला कि शायद हम पता कर लेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। लेकिन सेकंड बॉल रेड होने के लिए पहले बॉल का कलर भी महत्व रखता है क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, सब कुछ चेंज होता है। सो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम जांच लें, ठीक है। तो R2 इवेंट, क्योंकि ये इसमें टाइम कंपोनेंट है, क्योंकि हमने पहले एक बॉल चूज किया है वो बाहर रखा है, तो जो अर्न है वो बर्तन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, राइट। सो R2 the second ball drawn is red, that is the event, right, R2। लेकिन वो 2 तरीके से हो सकता है। किन 2 तरीके से हो सकता है? पहले ड्रॉ में आ गया ब्लैक और दूसरे में आ गया R2, या पहले ड्रॉ में आ गया रेड और दूसरे में भी रेड। अगर पहले में ब्लैक है तो रेड नहीं हो सकता और पहले में रेड है तो ब्लैक नहीं हो सकता। तो ये जो इवेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने जैसे बोला B1 R2 इज द आउटकम, कि पहले ड्रॉ में है ब्लैक दूसरे में है रेड। सिमिलरली R1 R2 इज द इवेंट दैट पहले में भी रेड और दूसरे में भी रेड। तो ये जो 2 आउटकम्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये जो 2 इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हर एक की हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज B1 R2 is short form for B1 intersection R2 and R1 R2 is short form for R1 intersection R2। पहले ड्रॉ में रेड दूसरे में भी रेड, या पहले में ब्लैक और दूसरे में रेड। ओके तो अब हम ये जो आइडेंटिटी हमने ऊपर देख ली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन
यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो चलो हम देखते हैं B1 इंटरसेक्शन R2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R2, ये पहले तो हम देखेंगे कि टाइम कंपोनेंट है, तो पहले इवेंट, पहले ड्रॉ में क्या है, B1 आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, और पहले में ब्लैक आने के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉ इज रेड गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज first ball is black. Now P of B1 is known. What is P of B1? P of B1, जो पहला बॉल ड्रॉ करने से पहले हमारा अर्न का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें थे 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल। तो P of B1 is 5/11, राइट। लेकिन अब सेकंड बॉल ड्रॉ करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। सेकंड बॉल ड्रॉ करने से पहले हमारे अर्न में तो 10 ही बॉल बचे हैं, और चूंकि पहला बॉल था ब्लैक और वो निकाला गया है, तो 10 में से सिर्फ 4 ब्लैक बॉल्स है और बाकी 6 रेड बॉल्स हैं। तो उसको इसका हो गया 5/11, जो पहले ही हम देख चुके थे, मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने बचे हैं, ब्लैक इवेंट B1 हैज अकर्ड, तो अर्न में बचे हैं 10 बॉल, और हमें चाहिए दूसरे ड्रॉ में रेड बॉल चाहिए। तो 10 में से कितने बॉल रेड है, 6 के 6 रेड वैसे के वैसे बचे, क्योंकि पहले ड्रॉ में 5 ड्रॉ किए थे। तो ये हो गया कुछ 30 डिवाइडेड बाय 110। और उसी तरह से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, लेकिन कैलकुलेशन अलग होंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर्स अलग होंगे, कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही होगा। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 हमने पहले ही देखा था, वो है 6/11, क्योंकि अर्न में 11 बॉल थे, उसमें से 6 रेड है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1, अगर एक बॉल ड्रॉ कर लिया है तो अर्न में कितने बॉल बचे हैं, 10 बॉल बचे हैं, और उसमें से 10 में से कितने रेड बॉल बचे हैं, क्योंकि पहला वाला बॉल अब रेड था इस इवेंट के लिए, तो 10 में से एक रेड बॉल निकल गया है, तो सिर्फ 5 बॉल रेड बॉल बचे हैं और 5 ब्लैक बॉल बचे हैं। तो ये हो गया 5/10। तो इसका आंसर भी इस एग्जाम्पल में सेम ही आ रहा है, 30/110। ओके, अब हम देखेंगे कि R2 इवेंट R2, जैसे कि हमने देखा था, इट कैन हैपन इन 2 वेज, पहले में ब्लैक और दूसरे में रेड, और यूनियन R1 इंटरसेक्शन R2, और ये दो इवेंट्स अलग अलग है, तो हम सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देयरफॉर P ऑफ R2 इस केस में है P ऑफ B1 इंटरसेक्शन R2 प्लस P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, which is 30/110 plus 30/110 equal to 60/110। इसको आगे बढ़ाते हुए और एक एग्जांपल हम देख ले, और ये जो कैलकुलेशंस जो हम देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके, उसको अलग तरीका वो फॉर्मूले यूज करने का हम बता रहे हैं। समझ लीजिए कि एक शॉप में से 3 अलग अलग ब्रांड के सेल फोन या मोबाइल फोन बेचे जाते हैं, 3 मॉडल्स ऑफ मोबाइल फोन्स। तीन अलग अलग मॉडल है, सो मॉडल या ब्रांड है
तो 50% कस्टमर्स ब्रांड 1 को चूज करते हैं, 30% कस्टमर्स ब्रांड 2 को चूज करते हैं, और बाकी 20% कस्टमर्स ब्रांड 3 को चूज करते हैं। लेकिन ये जो तीनों मोबाइल के ब्रांड्स हैं, वो अपने नए मोबाइल जो भी खरीदता है उनको 1 साल की वारंटी भी देते हैं। तो ईच ब्रांड comes with a 1-year warranty. और ये देखा गया है कि ये जो ब्रांड 1 के जो मोबाइल फोन है, जो नए मोबाइल फोन बेचे जाते हैं, उनमें से करीब 25% फोन्स में पहले साल में वारंटी पीरियड में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, वो सर्विसिंग के लिए आ जाते हैं। सो 25% of brand 1 phones need repair in warranty period. और वो बाकी दो ब्रांड के लिए ये नंबर है 20% और 10%। 20% of brand 2 phones need repair in warranty period, and 10% of brand 3 phones need repair in the warranty period. पहला क्वेश्चन है, what is the probability that a randomly chosen customer selected, bought or purchased brand 1 phone and needs repair in warranty period? तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका आंसर 25% नहीं है, क्योंकि जब हम थोड़े एक ऑन द वन हैंड संक्षिप्त रूप से सिंबल्स यूज करके लिखेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन एज यूजुअल हम कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं। तो ए बी द इवेंट दैट मॉडल brand 1 is purchased, maybe it's better to use events A1, A2, A3, A1, A2 or A3. So A2 is the event that brand 2 is purchased and A3 is the event that brand 3 is purchased. और हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है कि 50% लोग A1 brand 1 को चूज करते हैं। So probability of A1 is 0.5, probability of A2 उसी तरह से 0.3, probability of A3 is 0.2. अब और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो है कि हर ब्रांड में से कितने फोन्स को रिपेयर्स की जरूरत होती है पहले 1 साल में। सो और एक हम इवेंट डिफाइन करते हैं बी, फोन नीड्स रिपेयर इन वारंटी पीरियड। और जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जो भी कस्टमर ने ब्रांड 1 खरीदा है उसमें से 25% लोगों को वारंटी पीरियड में रिपेयर की जरूरत होती है।
So given A1, the conditional probability of event B is 0.25. Similarly, conditional probability of B given A2 is 0.2, or conditional probability of B given A3 is 0.1. और हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा है कि what is the probability that the randomly chosen customer purchased brand 1 phone as well as it needs warranty. So हमें पूछा है, क्वेश्चन इज व्हाट इज A1 इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या है. उसको हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टाइम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1. तो उसका मान आता है 0.5 टाइम्स 0.25, तो 0.125. तो इसका आंसर तो ये आ गया.